गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। मैंने आपसे लगातार प्रश्नों की एक श्रृंखला को जारी रखने का वादा किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे प्लेलिस्ट में 100 से भी अधिक वीडियोस अपलोडेड किए जा चुके हैं। अगर आप सबों को ये चैनल किसी प्रकार का सहयोगी लग रहा है, आपके एग्जाम में किसी प्रकार की भूमिका निभा सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भेजें। चलिए, अभी जो सेशन होगा वो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में जो सवाल होते हैं वो काफ़ी जटिल प्रकृति के नहीं बल्कि करंट अफेयर्स बेसिस होते हैं। तो करंट अफेयर बेसिस में मैं आपको इकोनॉमिक, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्नों को पूछ रहा हूँ और उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है काराकाल जंगली बिल्ली के संबंध में। काराकाल जंगली बिल्ली के संबंध में क्वेश्चन है, उसके बारे में बताना कि हाल ही में ये जो राष्ट्रीय वन्य जीव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गंभीर रूप से इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति की सूची में शामिल कर दिया है। ये काराकाल जंगली बिल्ली, क्या ये IUCN के स्टेटस में क्या इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया गया है? दूसरा, ये जो बिल्ली है, विशेष प्रकार की बिल्ली, काराकाल बिल्ली, ये क्या केवल भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानिक है, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में ही मिलती है? तीसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दरमियान इसके जीवाश्म मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के दौरान इसके साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये भारतीय उपमहाद्वीप में केवल नहीं मिलता है। हाँ, वर्तमान में अभी इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है और सिंधु घाटी सभ्यता से इसके साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। ठीक है। राष्ट्रीय वन्य और वन्य जीव पर्यावरण और वन्य जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गंभीर रूप से इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति की सूची में शामिल कर दिया है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात में कुछ हिस्सों में इसका लगातार आकार जो है वो मध्यम होता जा रहा है। कई प्रवासों का कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये विलुप्त होने के कगार पे है। अब विलुप्त होने के कगार पे है तो भारत के अलावा कहाँ कहाँ मिलता है? ये अफ्रीका में है, मध्य पूर्व दक्षिण एशिया में मिलता है और भी कई देशों में मिलता है। एशिया में इसकी संख्या लगातार घट रही है। ठीक है। और इसका पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 3000 से 2000 ईसा पूर्व इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNFCCC से। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। क्या पहला ऑप्शन है कि UNFCCC को 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। दूसरा ऑप्शन है UNFCCC ने पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने के लिए कार्यवाही का एक विचार, एक रूपरेखा प्रदान की थी। प्रत्येक देश के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करना गैर बाध्यकारी सीमा निर्धारित करता है। और चौथा है कि संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्यों ने इसकी पुष्टि कर डाली है, सम्मेलन में पुष्टि की है। तो आई थिंक यू नो अबाउट दैट कि UNFCCC 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो, अर्थात ब्राजील के रियो डी शहर में। और ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो था, निश्चित रूप से इसमें UNFCCC के सम्मेलन की घोषणा भी की गई थी। और ये अभी इसके जो ग्रीन हाउस गैसों को लेकर जो एक तरह से एग्रीमेंट बना है, ये गैर बाध्यकारी है और प्रत्येक देश ने इसके संयुक्त राष्ट्र लगभग सभी देशों ने इसकी अभी पुष्टि कर डाली है। ठीक है। UNFCCC 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में उठाया गया था। इसे जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रथम ठोस प्रयास के रूप में देखा जाता है। यह शिखर सम्मेलन रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। UNFCCC पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने की कार्यवाही के रूप में स्थापित की गई एक बहुत ही बेहतरीन प्रणाली है। हालांकि 1994 में इसको लागू किया गया था। UNFCCC के जो प्रावधान थे और दुनिया के लगभग सभी राष्ट्रों ने, लगभग 197 राष्ट्रों ने 2020 तक इसकी पुष्टि कर डाली है। हालांकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बाध्यकारी सीमा निर्धारित नहीं करता है, गैर बाध्यकारी है और इसमें कोई अभी प्रवर्तन, कोई इन्फोर्समेंट
मतलब तंत्र नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसीसी। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के बारे में आपको सोचना है, बताना है कि क्या आईपीसीसी विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और UNDP का एक जॉइंट कोलैबोरेशन है, पहल है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन पर सार्वजनिक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए आईपीसीसी की स्थापना की गई थी। तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि पहला कथन ये WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कोई इसमें कोलैबोरेशन नहीं है। 1988 में आईपीसीसी को विश्व मौसम संगठन और UNEP ना कि DP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा गठित किया है। दोनों ने मिलकर, एक तो WMO और UNEP ने मिलकर, ठीक है, इसकी स्थापना की। आईपीसीसी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आईपीसीसी सरकारों का संगठन है और यह संयुक्त राष्ट्र या WMO के सदस्य इसमें जो शामिल है। दुनिया भर के हजारों लोग आईपीसीसी के कार्य में योगदान देते रहते हैं। आईपीसीसी स्वयं के अनुसंधान का कोई संचालन नहीं करता, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर सार्वजनिक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अर्थ ओवरशूट डे से, अर्थ ओवरशूट डे से आप क्या समझते हैं, क्या है आइए। अर्थ ओवरशूट डे उस तिथि को चिन्हित करता है, ठीक है, उस तिथि को चिन्हित करता है जब मनुष्य उस वर्ष पृथ्वी द्वारा जितने भी मतलब पुनर्रचित सृजित पारिस्थितिक जो संसाधन है और जो सेवाएं हैं उसका उपभोग कर चुका होता है, क्या यह वह तिथि है। दूसरा है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नामक एक नेटवर्क है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, इसके द्वारा इसको मतलब जारी किया जाता है या इसकी गणना की जाती है। विगत 10 वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में ओवरशूट तिथि जो है वो प्रतिवर्ष आगे बढ़ रही है। जी नहीं, प्रतिवर्ष आगे नहीं बढ़ रही है बल्कि प्रतिवर्ष कम हो रही है, ठीक है। हम लोग लालची है। अर्थ ओवरशूट डे उस तिथि को चिन्हित किया जाता है या उस तिथि को बताता है जिस वर्ष मनुष्य ने पृथ्वी द्वारा पुनर्सृजित प्राकृतिक संसाधन और सेवाओं का अधिक उपयोग कर लिया चुका है। अगर मानते एक पृथ्वी है जो 1 साल का भोजन जितने प्रकार का संसाधन हमें देती है, अगर वो संसाधन दिसंबर महीना में देती थी, दिसंबर महीने तक दे देती, तो मनुष्य ने इतना उपभोग स्टार्ट किया है, इतना खपत स्टार्ट किया है, पृथ्वी का इतना दोहन करना स्टार्ट कर दिया है कि वह दिसंबर से पीछे घसकते अब वो अक्टूबर और फिर सितंबर तक आ रही है, जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। हम पारिस्थितिक संसाधनों के भंडार का उपभोग करके और अवशिष्ट को जमा करके इसको घाटे को बनाए रखते हैं। मुख्य रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा ओवर अर्थ डे की मेजबानी और गणना की जाती है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान है जो अर्थव्यवस्था को पृथ्वी की पारिस्थितिक सीमाओं के भीतर संचालित करने के निर्णय में मदद करता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्थाओं को इस तरह से विकसित कीजिए कि पृथ्वी जो जितना प्रति साल हम लोगों को देती है उससे ज्यादा उपभोग ना करे, वरना हमारे लिए संकट हो जाएगा। आज लगभग 4 से 4.5 पृथ्वी की रिक्वायरमेंट है हर साल। जो काम एक पृथ्वी पिछले 50 साल पहले किया करती थी, आज हम लोग मनुष्य ने पृथ्वी का दोहन करके अर्थ ओवरशूट डे को पूरा कम कर दिया है। आज 6 महीने में ही उस संसाधन का हम उपभोग कर ले रहे हैं। 87 में 1987 में 23 अक्टूबर को ओवरशूट डे मनाया गया। देखिए, अक्टूबर से 11 अक्टूबर आ गया, फिर 5 अक्टूबर आ गया, 2000 में हम लोग 23 सितंबर में आ गए हैं। अगर हम 2020 की बात करें तो बहुत ही दुखद स्थिति है कि हम लोग 22 अगस्त तक, अगर जनवरी महीने से देखा जाए तो 22 अगस्त तक हम लोग 1 साल के खाना को, जितने प्रकार का पृथ्वी हमको देती है कोई भी संसाधन, उसका चट उपभोग कर जाते हैं। तो अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 4 से 4.5 महीना का जो भोजन है, जो सेवा है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका कहाँ से उपयोग होगा। तो उसके लिए अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है कि मनुष्य को शिक्षित किया, मतलब सुधारा जाए, समझाया जाए, विवेकपूर्ण संसाधनीय तरीके से पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग किया जाए। इस पर बल देना जरूरी है, वरना पृथ्वी फिर अपने हाथ खड़ा कर देगी, अर्थात प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे और लगातार हमारे प्राकृतिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। नेचुरल डिजास्टर की संख्या बढ़ने लगेगी, चक्रवात की संख्या लगातार बढ़ रही है, आज महामारियों का संख्या बढ़ रहा है। अक्सर आप ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग, तो उत्तराखंड के जंगलों में आग, कभी हिमाचल के जंगलों में आग, लगातार ये आग क्यों देख रहे हैं। पृथ्वी अपनी शान सीमा तक ही उत्पादित कर सकती है, लेकिन लगातार मनुष्य के इस मतलब दानवी प्रवृत्ति के कारण, लालची प्रवृत्ति के कारण
मतलब कंपटीशन इसका काट प्रतिस्पर्धा के मतलब जीडीपी के विकास दर के चक्कर में हम लोग इतने अपने आप को भूल चुके हैं कि मनुष्य नाम का जो व्यक्ति रहा करता था धरती पर वो लुप्त होने वाला है। अगला क्वेश्चन है बीज जो प्रसारित होता है उसको किस किस तरीके से बीज को प्रसारित किया जा सकता है? गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से, वायु के माध्यम से, पशु के माध्यम से। तो जी हाँ, बीज प्रसारण करने के तरीके में ये तीनों आते हैं। बीज प्रसारित करने का एक तरह बीज को कैसे फैलाया जाए। बीज प्रसार मूल पौधे से बीज की संचरण, मूल पौधे का जो बीज का संचरण होता है, प्रसार होता है, परिवहन होता है। पौधे में बहुत सीमित गतिशीलता हो चुकी, पौधा तो गतिशील हो नहीं सकता है, तो उसको संचित करने के विभिन्न वेक्टर होते हैं। वायु है, जीवित बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, पक्षी, जल, वायु, गुरुत्वाकर्षण। जब बहुत बड़ा सा लैंडस्लाइड होता है तो उसमें तो बीज के बहुत से मतलब अणु होते हैं, वो संचलित होकर दूसरे स्थान में चले जाते हैं, पानी के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, तूफान के माध्यम से। ये सब क्या है? एक तरह से बीज प्रसारण है। अब दक्षिण से उत्तर की दिशा में अगर आप अगर और भारत की ओर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें आप क्या देखिएगा? दुधवा, बांधवगढ़, केवल लामजाओ और सिमलीपाल। तो आपको पता होगा केवल लामजाओ एक ऐसा विचित्र राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है और ये मणिपुर में है। तो सबसे उत्तर में मणिपुर हो गया, उसके बाद दुधवा जो उत्तर प्रदेश में है, बांधवगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, और फिर सिमलीपाल जो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो उसके वन्य जीव अपराध नियंत्रण जो ब्यूरो है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, उसको मिलाकर एक गाइडलाइंस दिया गया है, एक क्वेश्चन बनाया गया है कि जो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये अपराध से मतलब संगठित अपराध से गतिविधियों से जो संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करता है और राज्य और उनके अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित करता है, प्रचारित करता है। यही काम है इसका WCCC। दूसरा, एक केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध डेटा की स्थापना भी करता है और प्राणी वनस्पति जगत और वनस्पति जात और प्राणी जात के जो निरीक्षण हेतु सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता करता है, सलाह देता है। तो बिल्कुल WCCB का यही कर्तव्य है, यही रोल है। तो WCCB जो है वो आपको बता देते हैं इसके बारे में कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण और वन्य मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक मल्टी सेक्टरल मल्टी अप्रोच संगठन है, निकाय है, और इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत की गई है। और यह संगठित वन्य जीव अपराध गतिविधियों से संबंधित जो जानकारियां हैं उनको इकट्ठा करके, खुफिया जानकारी इकट्ठा करके अपराधियों को पकड़ने के लिए राज्य और अन्य जो फोर्स एजेंसियां हैं उसकी तत्काल कार्रवाई करने के लिए एक डेटा प्रोवाइड करता है। एकीकृत केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध डेटा को स्थापित करता है। और भी बहुत सारे काम है इसके। वन्य जीव अपराध नियंत्रण के लिए समन्वय करना, सार्वभौमिक कार्यवाही करना, सुविधा देना, भारत सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले वन्य जीव अपराध से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो प्रासंगिक नीति है, जो कानून है, उसके संबंध में सलाह जानकारी देना, इकट्ठा करना। वन्य जीव अधिनियम साइट्स और एक्जिम की पॉलिसी के अनुसार वनस्पति जात और प्राणी जात के निरीक्षण के सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता करता है और उन्हें सलाह भी देता है। अब आते हैं मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में महत्वपूर्ण आनुवंशिक सामग्री की रक्षा करने के लिए भारत का सीड वोल्ट स्थापित किया गया। ये सीड वोल्ट कहाँ पर स्थापित किया गया? कंचनजंगा, काराकोरम दर्रा में, लद्दाख में या फिर नंदा देवी में। ये सीड वोल्ट जो है हिमाचल के चांगलांग में लगभग 17,300 फीट की ऊंचाई पर भारत के बीज श्रृंखला बीज भंडारण सुविधा के हेतु स्थापित की गई है। यह नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च का संयुक्त उपक्रम है और यह लद्दाख पर स्थापित किया गया है। एक क्वेश्चन है पेंगुइन से संबंधित है, एम्परर पेंगुइन। ये एम्परर पेंगुइन के बारे में बताइए कि एम्परर पेंगुइन क्या सभी जीवित पेंगुइन प्रजातियों में सबसे छोटा होता है और यह केवल और केवल अंटार्कटिका में पाया जाता है। मूल रूप से अंटार्कटिका में मिलता है। एकमात्र पेंगुइन प्रजाति है जो अंटार्कटिका के सर्दियों में प्रजनन करती है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन है कि समुद्री बर्फ के गायब होने से एम्परर पेंगुइन सीधे प्रभावित हो जाएंगे क्योंकि प्रजनन के दौरान मौसम
में बर्फ का जो उसका जो अधिवास होता है वो लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका उपभोग करते हैं। तो देखिए इसमें आपको पता चलेगा कि पहला जो ऑप्शन था कि केवल और केवल ये मतलब सबसे छोटे पेंगुइन के बारे में अंटार्कटिका मूल रूप से पाया जाता है, तो ये नहीं, ये गलत है। एम्परर पेंगुइन जो होता है सभी प्रजाति पेंगुइन में सबसे लंबा होता है और सबसे भारी होता है। एम्परर पेंगुइन सबसे लंबा और सबसे भारी होता है और ये अंटार्कटिका में मूल रूप से पाया जरूर जाता है, लेकिन सबसे छोटा नहीं बल्कि सबसे लंबा और सबसे भारी होता है। यह एकमात्र पेंगुइन प्रजाति है जो अंटार्कटिका के सर्दियों के दौरान ही प्रजनन करती है। समुद्री बर्फ के गायब होने से एम्परर पेंगुइन सीधे प्रभावित हो जाएगी, और ये क्योंकि ये प्रजनन जो के दौरान मौसम में बर्फ को अपने अधिवास के रूप में उपयोग करते हैं, तो बर्फ ही खत्म हो जाएगा तो इनका अधिवास ही छीन जाएगा, और ये इस पर गंभीर संकट की बात हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ से, जिसको हिंदी में तटीय विनियमन क्षेत्र बोलते हैं। विनियमन क्षेत्र कोस्टल जो अधिसूचना 2011 में, उस पर विचार कीजिए कि कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना 2011 के अनुसार देश के तटीय क्षेत्र और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह द्वारा सहित भारत के क्षेत्रीय जल तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में होंगे। इसने किसी भी उद्योग की स्थापना और विस्तार तथा तटीय रेगुलेशन क्षेत्रों के खतरनाक पदार्थों के निर्माण या हैंडलिंग या भंडारण या निपटान गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। कौन सा कथन सही है बताइए? कोस्टल रेगुलेशन जोन के अनुसार इसमें दोनों कथन, बल्कि पहला कथन इसमें गलत है। CRZ कोस्टल रेगुलेशन जो अधिसूचना 2011 के अनुसार देश की जो तटीय क्षेत्र है और साथ ही साथ उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों को छोड़ दिया जाए, तो भारत के क्षेत्र जल तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में होंगे। जितने भी क्षेत्र जल है वो सब तटीय विनियमन क्षेत्र होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का उद्योग की स्थापना, उसका विस्तार, तटीय रेगुलेशन क्षेत्रों में खतरनाक पदार्थों का निर्माण करना हो, हैंडलिंग करना हो, उसमें छेद करना हो या फिर किसी प्रकार की गतिविधि करना हो, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव से संबंधित है। मैंग्रोव ज्वारीय दलदल और समुद्री घास के मैदान जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्र के तटों के लिए बहुत ही लाभदायक और सेवाएं प्रदान करता है। तो आपको बताना है कैसे प्रदान करता है। तूफान और समुद्र स्तर जल स्तर में जब वृद्धि होगी तो उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, बिल्कुल करेगा। तटीय जल की गुणवत्ता का भी संरक्षण करता है। तटीय जल, चूंकि आपको पता है तटीय जल में कहीं समुद्र का पानी घुस जाता है तो वो लवणीय हो जाता है, उससे उसकी सुरक्षा करता है। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मत्स्य पालन के लिए पर्यावास का मतलब जितने प्रकार के विशेष प्रकार की कुछ मछलियां होती हैं जो उसके जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है, इससे एक तरह से मछली उद्योग में कहीं ना कहीं डेवलप होता है विशेष मछलियां। कई तटीय समुदायों के लिए खाद्य सामग्री, खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करता है, ये भी सही है। और वायुमंडल में तटीय ब्लू कार्बन का प्रच्छादन मतलब सोखना और भंडारण करना। तो इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी आए तो आपको सही सब कर देना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 सब सही है। देखिए मैंग्रोव ज्वार के दलदल और समुद्री घास के मैदान जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए कई प्रकार के लाभ और सेवाएं देते हैं। विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन हेतु बहुत ही जरूरी है। लगातार आजकल चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है, तूफान बहुत आ रहे हैं। तूफान हो, समुद्र जलस्तर में वृद्धि हो, उससे आपको सुरक्षा प्रदान मिलता है। तटरेखा के जो कटाव होती है उसको रोकथाम करता है। तटीय जल की गुणवत्ता का संरक्षण करना व्यावसायिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और मत्स्य पालन हो, लुप्त प्राय समुद्री प्रजातियों के लिए एक तरह से पर्यावास का काम करता है। तटीय समुद्रों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ये पारिस्थितिक तंत्र में वायुमंडल और महासागर के तटीय ब्लू कार्बन का प्रच्छादन भी करते हैं, भंडारण भी करते हैं। इसलिए इनकी भूमिका जलवायु परिवर्तन में जो गंभीर परिवर्तन हो रहे हैं उसको मतलब कम करने में भी अहम भूमिका है। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल वन अभयारण्य के बारे में। सिमलीपाल वन अभयारण्य ये उड़ीसा में है क्या? देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य दोनों है। क्या ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या इसको NTCA के तहत इसको बाघ अभयारण्य भी घोषित किया गया है। दूसरा है उड़ीसा के पूर्वी तट के पश्चिमी छोर पर स्थित है। उड़ीसा के पश्चिमी तट के पूर्वी छोर पर है कि पूर्वी घाट के पश्चिमी तट पर है। और यूनेस्को को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर का हिस्सा भी है। कौन सा कदम सही है बताइए? जी हाँ, ये सिमलीपाल के बारे में सुनिए। सिमलीपाल वन आरक्षित क्षेत्र में अक्सर शुष्क मौसम की स्थिति के दौरान बहुत से आग लग जाता है। शुष्क मौसम में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही है सिमलीपाल में, उड़ीसा में। सिमलीपाल जिसका नाम सिमुल एक रेशम कपास के पेड़ से लिया गया। ये एक रेशम का कपास का पेड़ होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सिमलीपाल। एक राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भी है। राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है।
जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग और पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित है। पश्चिम छोर पर नहीं, पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित है। सिमलीपाल और उसके आसपास के जो क्षेत्र है, जिसमें लगभग समझ लीजिए 5,500 वर्ग किलोमीटर शामिल है, और भारत सरकार द्वारा 1994 जून 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत सरकार ने 1994 में सिमलीपाल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया। यूनेस्को ने इसे 2009 में राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल कर लिया था। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये शामिल है। ध्यान रखिएगा सिमलीपाल के बारे में, क्योंकि अभी इसमें वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी है, तो हो सकता है सिमलीपाल से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अगला है हीट वेव से संबंधित, बहुत ही अच्छी है। हीट वेव्स की घटनाएं बढ़ती जा रही है। मई के महीने में तो ये तूफान वाली स्थिति पैदा कर देती है। भारत हीट वेव से ग्रस्त है, जिसे तब घोषित किया जाता है जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री अधिक बढ़ जाता है। 10 डिग्री अधिक, आई थिंक दिस इज रॉन्ग। 10 डिग्री बहुत ज्यादा हो गया। हीट वेव्स को हीट वेव जोन क्षेत्रों में सामान्य रूप से महाराष्ट्र में, विदर्भ में, पश्चिम बंगाल के गंगा के कुछ भाग में और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शामिल है। हीट जो जोन है, हीट जोन यही है क्या केवल? और दूसरा है कि लालिना सामान्य तापमान की तुलना में अधिक शीतलता की स्थिति होती है। लालिना जो है वो सामान्य तापमान की तुलना में अधिक शीतलता वाली स्थिति होती है, और गर्मी के महीनों के दौरान किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करने का एकमात्र प्रमुख कारक है। एकमात्र प्रमुख कारक कहाँ से हो सकता है? बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, इसलिए तीसरा भी आपका गलत हो गया। भारत हीट वेव से ग्रस्त होता है। इसे तब घोषित किया था जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, ना कि 10 डिग्री तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसका एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, लेकिन विगत रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हर ग्रीष्म काल में हीट वेव जोन क्षेत्रों में हीट वेव सामान्य होती है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। आपको ये राज्य याद नहीं रखने हैं, बस इतना समझना है कि इसके कुछ जो भाग हैं वो इसमें शामिल आते हैं। सीजन के दौरान लालिना की क्या भूमिका है? देखिए, लालिना क्या होता है? लालिना एक प्रकार का विशेष प्रकार की घटना है, प्रशांत महासागर की घटना है ये। जब समुद्र की जो तापमान है सतह के साथ साथ मध्य और भूमध्यवर्ती जो बेल्ट है उसमें समान से अधिक ठंडी हो जाती है लालिना के दौरान, जबकि एल नीनो के दौरान उसका उल्टा होता है। उच्च तापमान की स्थिति एल नीनो के साथ संबंधित है और लालिना इसके लिए विपरीत स्थिति है। मैंने किसी वीडियो में लालिना एल नीनो के बारे में बताया था। ये दोनों समुद्री परिस्थितिक वैश्विक स्तर पर इसको तापमान को बहुत ही प्रभावित करती है। प्रशांत महासागर में वर्तमान में देखा जाए तो लालिना प्रबल हो रहा है। ठीक है, मध्य लालिना प्रबल हो रही है। लालिना के दौरान समान तापमान की तुलना में शीतल तापमान होता है, मतलब समान तापमान से और अधिक ठंडा हो जाएगा। जब और अधिक ठंडा हो जाएगा तो उसके आसपास के वायु जो होंगे भारी हो जाएंगे, दबाव बहुत बढ़ जाएगा, और दबाव बहुत बढ़ जाएगा तो प्रेशर वहां पर अधिक बढ़ने से वहां पर बारिश नहीं होगी, वहां सूखे की संभावना बढ़ सकती है। और इसके जस्ट अपोजिट दिशा में अर्थात इंडोनेशिया के आसपास, ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी इलाका है वहां पर भारी वर्षा, और यहाँ तक कि भारत का मानसून भी इससे कुछ ना कुछ मतलब पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। और ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान को प्रभावित करने वाले एकमात्र प्रभावी कारक नहीं है, वायुमंडल और महासागरीय परिस्थितियां भी हैं, अस्थायी पवने भी हैं, और भारतीय मानसून में और भी बहुत से फैक्टर्स है। अगर राजस्थान का मतलब मरुस्थल देखा जाए, हिमालय का जो एक बहुत बड़ा रोल है, तिब्बत का पठार का अपना रोल है, तो पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए या मौसमी घटनाओं को प्रभावित करने के लिए कोई एक कारक होगा, इस प्रकार के प्रश्न में कभी विश्वास मत कीजिए, ये हमेशा रॉन्ग ही होता है। अगला है कार्बन ऑफसेटिंग। ये कार्बन ऑफसेटिंग एक नया टर्म है। कार्बन ऑफसेटिंग किसी देश के द्वारा अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य देश में उत्सर्जन में कमी करने हेतु वित्त पोषण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। कार्बन ऑफसेटिंग मतलब अगर कोई देश के द्वारा अधिक मात्रा में अगर कार्बन उत्सर्जन कर लिया गया तो किसी दूसरे देश से उसकी भरपाई करने के लिए आप उसको पैसा चुका दीजिए। दूसरा है कि 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक स्थापित संयुक्त राष्ट्र का स्वच्छ विकास तंत्र पहली बड़ी कार्बन ऑफसेटिंग योजना है। और कार्बन ऑफसेट व्यक्तियों, कंपनियों और देशों द्वारा खरीदा जा सकता है। क्या व्यक्तियों द्वारा खरीदा जा सकता है? देशों द्वारा भी खरीदा जा सकता है, और ये कंपनियों द्वारा तो होगा ही, देश के द्वारा और व्यक्ति के द्वारा भी खरीदा जा सकता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। लेट्स सी अबाउट कार्बन ऑफसेटिंग के बारे में समझते हैं। देखिए, कार्बन ऑफसेटिंग किसी देश के द्वारा अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपका एक निश्चित कटौती आपको एक सीमा दी गई है, इससे ज्यादा नहीं उत्पादन कीजिए, तो अपनी सीमा को बरकरार रखने के लिए अन्य देश में उत्सर्जन में कमी करने हेतु उसे वित्त पोषण प्रदान की जाती है, अनुमति दी जाती है।
कंपनियां अपने उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए चूंकि कंपनी तो बेतहासा उन्हें कार्बन उत्सर्जन कर दिया तो उसको ऑफसेट करना है, उसको मतलब मेंटेन करना है, तो दूसरे देश को कार्बन क्रेडिट के रूप में उसका उपयोग करती है, खरीदती है। पहली प्रमुख ऑफसेटिंग योजना यूएन का स्वच्छ विकास तंत्र CDM 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित किया गया था, जिसमें 190 देशों ने उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्य को व्यक्त किया था। इस योजना को विकासशील देशों में उत्सर्जन कमी करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब चूंकि विकासशील देश जो है उसका प्रति व्यक्ति जो उपभोग खपत है और उसके माध्यम से जो कार्बन उत्सर्जन है वो बहुत ही कम होता है। भारत तो नंबर 1 में, भारत तो आपको पता है प्रति व्यक्ति खपत में बहुत ही बेहतर स्तर पे है, मतलब ये प्रति व्यक्ति यहाँ पर बहुत कम है। तो आप यहाँ के लोगों को आप कार्बन ऑफसेटिंग के रूप में कार्बन क्रेडिट वित्त पोषण प्रदान कर सकते हैं, जबकि विकसित देश अपने क्योटो लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए ऑफसेटिंग क्रेडिट प्रदान करता है। 111 देश में 8100 से अधिक परियोजनाओं को CDM योजना के तहत पंजीकृत किया गया है, जिसने 2 बिलियन से भी अधिक कार्बन क्रेडिट को प्रमाणित किया है, जिसे प्रमाणित उत्सर्जन में कटौती कहा जाता है। इस योजना के तहत पंजीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत पारंपरिक लकड़ी और कोयला का उपयोग करने वाले रसोइयों को बदलने के लिए, बिजली बनाने के लिए और पिग मैन्योर से प्राप्त मेथेन गैसों को उपयोग से लेकर इथेनॉल जैसे स्वच्छ विकल्प शामिल किए गए हैं। ऑफसेट व्यक्तियों, कंपनियों और देशों द्वारा खरीदे जा सकते हैं। ओके, I think this is sufficient for this video. This is very interesting topics here. We are discussing. Next day will be discuss about more. हिंदी में जानने और भी अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। धन्यवाद।